कुछ नहीं करना, जिसमें सिर्फ आपको पर्सन की फ़ोटो डालनी है और एआई ही आपको उसका न्यूड पिक्चर्स बना कर देगा, जो बिल्कुल ओरिजिनल लगेगा, और फिर वो उसको जाकर किसी ना किसी पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स पर डाल देंगे। गाइस, हम में से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं ना, ये लिंक पे क्लिक करिए आपको 20% ऑफ मिलेगा, ये लिंक पे क्लिक करिए आपको 80% ऑफ मिलेगा। तो सबसे पहले विमेन के साथ और क्या क्या ऑफेंसेस हो सकते हैं अगर वो ऑनलाइन दुनिया में अपना डेटा इस तरीके से डाल रहे हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट जानवी। आई प्रैक्टिस इन बॉम्बे हाई कोर्ट एज अ साइबर एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉयर। आज के टाइम में साइबर क्राइम सिर्फ एक क्राइम नहीं है, वो एक पैंडेमिक बन गया है। जिस तरह से कोविड आया था और उससे बचने का हमें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। मैं शुरू करना चाहूंगी स्टॉकिंग से। अभी रिसेंटली मैं कॉलेज में गई थी, वहां पर मैं साइबर स्टॉकिंग के बारे में बच्चों को बता रही थी। तो एक छोटी बच्ची आकर मुझसे बोलती है कि साइबर स्टॉकिंग एक ऑफेंस कैसे हो सकता है, वो सिर्फ हमको देख ही तो रहे हैं, क्या देखना भी एक ऑफेंस हो गया है। बट हंसी की बात यह है कि कोई भी क्राइम जब शुरू होता है तो वो ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। यहाँ पर स्टॉकिंग इज लाइक एन ऑब्जर्वेशन। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि तुम कोई भी लड़की, मैं एक लड़का हूँ और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये किस समय कहाँ जा रही है, ये किस समय किससे मिल रही है, ये किस समय घर से निकलती है, ये किस तरीके की फोटोज डालती है, ये कहाँ जाना पसंद करती है। तो अभी मेरे दिमाग में एक प्लॉटिंग बन सकती है कि मैं इसके साथ कैसे या तो फ्रॉड कर सकता हूँ या मैं कैसे इससे बात कर सकता हूँ। तो बहुत सारी तरीकों से मैं स्टॉकिंग करने के बाद क्राइम कमिट कर सकता हूं। अभी साइबर स्टॉकिंग सिर्फ स्टॉक करने से तक नहीं रुकता है। यहां पर लोगों को, अगर मैं बोलती हूँ ट्रेडिशनल क्राइम्स, तो ट्रेडिशनल क्राइम्स भी शुरू हो रहे हैं ऑनलाइन की दुनिया से। हम ऑनलाइन किसी को चेक करते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि आप स्ट्रेंजर्स की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कीजिए। आप अपने फोटोज, अपने लोकेशन के साथ तुरंत मत डालिए। आप एक बार ट्रिप से आ जाइए और उसके बाद आप फोटोज अपलोड कीजिए। अगर आप तुरंत की तुरंत कुछ भी डाल रहे हैं तो वो एक आपके लिए इशू क्रिएट कर सकता है। तो मैं आपको ये केस स्टडी के साथ बताना चाहूंगी। अभी जब मैं साइबर लॉ कंसल्टिंग के साथ मैं एक साइबर लॉयर की तरह से काम कर रही थी, तो हमारे पास एक बड़ा ही प्यारा सा केस आता है, जिसमें होता क्या है, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और वो हमसे आकर बोलते हैं कि हमारी बच्ची के साथ तो ये हुआ है। तो वो बच्ची के साथ एक बहुत ही संगीन अपराध हुआ था, शी वॉज रेप्ड। एंड होता क्या है, जब हम उसकी तह तक जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बच्ची गोवा जा रही थी अपने दोस्तों के साथ। वो किस रिजॉर्ट में रुक रही है, वो कहाँ पहुंच रही है, वो अपनी सारी डिटेल्स इंस्टाग्राम पर डाल रही थी। अभी हुआ क्या कि एक कैदी जो कुछ समय पहले ही बेल पर छूट कर आया है, वो उसको स्टॉक कर रहा था अपने दोस्तों की आईडी से। तो वो उसको इतना स्टॉक कर रहा था कि जब उसके पास कोई नहीं था, जब वो ये सब डाल रही कि आई एम वेरी टायर्ड, माय फ्रेंड्स आर एंजॉयिंग, तो वो उसके रूम तक पहुंचता है और वो ये संगीन अपराध उसके साथ करता है। तो हमें ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन अगर डिजिटल फॉर्म में कहीं पर भी डाल रहे हैं तो क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी मैं बात करती हूँ कि विमेन के साथ और क्या क्या ऑफेंसेस हो सकते हैं अगर वो ऑनलाइन दुनिया में अपना डेटा इस तरीके से डाल रहे हैं। हम में से सब लोग इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज डालते हैं, राइट। हम लोग अपने वीडियोस इंस्टाग्राम पर डालते हैं, हम लोग अपनी आवाज इंस्टाग्राम पे डालते हैं। तो आजकल इस तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। पहले मॉर्फिंग हुआ करता था, अभी मॉर्फिंग करने की जरूरत ही नहीं है। अभी इतना प्यारा एआई टूल्स आ गए हैं, डीप न्यू डॉट एआई कर है, और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना, जिसमें सिर्फ आपको पर्सन की फोटो डालनी है और एआई ही आपको उसका न्यूड पिक्चर्स बना कर देगा, जो बिल्कुल ओरिजिनल लगेगा, और फिर वो उसको जाकर किसी ना किसी पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स पर डाल देंगे। अभी अगर हम अपना वीडियो डाल रहे हैं तो उससे सिर्फ इतना ही नहीं होगा, हमारे पापा के पास या हमारे मम्मा के पास एक कॉल आएगा कि हमने आपका बच्चा इस हालत में मिला है और हम उसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहते हैं। वो अगर पापा डर गए तो बोलेंगे एक बार मेरे बच्चे से बात तो करवाओ, और जैसे ही वो अपने बच्चे से बात करेंगे उनको लगेगा अरे हाँ ये तो मेरा ही बच्चा है। बट क्या आपको पता है कि वो उसके बच्चे की आवाज नहीं है, वो उसकी वो आवाज है जो उसने किसी वीडियो पे डाली थी और किसी ना किसी एआई टूल के मदद से उसको कॉल स्पूफ करा गया है, उसकी आवाज को स्पूफ करा गया है, वो उसकी
और वो ओरिजिनल बच्चे से बात नहीं कर रहा है। अगर कभी भी आप लोगों के साथ किसी भी तरीके का ऐसा स्कैम होता है या आपको लगता है कि अरे मेरा बच्चा तो पिकनिक पर गया हुआ है, मैंने बताया ना साइबर क्रिमिनल सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, पूरा सोशल इंजीनियरिंग चलता है। तो अभी उनको पता है वो आप पे आज क्राइम कर रहे हैं तो आज सब कुछ नहीं हो रहा है, क्राइम तो बहुत पहले से शुरू हो चुका है। वो पहले आपको स्टॉक करते हैं और स्टॉक करने के बाद वो आपको कॉल करते हैं, आपके पेरेंट्स को कॉल करते हैं। वो आपसे बोलेंगे, आपके पेरेंट्स से बोलेंगे मुझे इतना इतना पैसा भेज दीजिए, मैं एडमिट करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले कॉल काटिए, घबराने का नहीं। कभी भी साइबर क्रिमिनल्स आपको कॉल करते हैं तो आपको लालच नहीं करने का, आपको घबराने का बिल्कुल नहीं है। फिर आप दोबारा से कॉल कीजिए और देखिए क्या दोबारा से फोन उठ रहा है या नहीं उठ रहा है। एंड 100% मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ दोबारा से फोन नहीं उठेगा। अगर दोबारा से आप फोन करते हैं या तो आपके बच्चे के पास फोन जाएगा या फिर हाँ, एक और सिचुएशन होती है कि हो सकता है आपके बच्चे का फोन उस वक्त स्विच ऑफ हो, तो उस वक्त भी घबराने का नहीं, कोई ना कोई तो आपके बच्चे के साथ होगा ना, उसके फ्रेंड्स को कॉल कीजिए। तो कभी भी कोई भी साइबर क्रिमिनल्स आपको कॉल करते हैं तो घबराने का नहीं। अभी हाल ही फिलहाल ही में एक बहुत बड़ा चीज सुनने में आया था, डिजिटल अरेस्ट करके। तो ये सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं हुआ है, इसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को फंसाया गया है और उनको यही बोला जाता है कि अरे आपका बच्चा तो ड्रग्स से केस में पाया गया है, अरे आपका बच्चा तो सेक्स ट्रैफिकिंग के केस में पाया गया है। तो उसमें आपको घबराने का नहीं है। कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई भी बड़ी पोजीशन पे कोई भी इंसान है, वो कभी भी आपको वीडियो कॉल नहीं करेगा। हमारे कानून में डिजिटल अरेस्ट कर कर इस तरीके का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो गलती से भी आपको इन सब चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देने का है। आपको हमेशा सोचने का है कि आप एक दो बार उसको, अगर ऐसा वो आपसे बोलता है कि हम कॉल पे बात करते हैं, आप उनसे बोलिए ना कि नहीं मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके स्टेशन पर आ जाती हूँ, हम बैठकर बात कर लेते हैं। तो देखिए वो आपसे क्या रिएक्शन देते हैं। कभी भी घबराने का नहीं है। और ज्यादातर जो साइबर क्राइम्स, इस तरीके के जो फ्रॉड्स होते हैं, वो होते हैं फ्राइडे की रात को, जब आप बहुत ही ज्यादा आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हो या आपके बच्चे बाहर जा रहे होते हैं। तो बहुत सारे इस तरीके के स्कैम्स आपके साथ होते हैं। तो उन सब सिचुएशंस में बिल्कुल नहीं घबराने का है। आजकल तो बहुत सारा गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है। तो ऐसी भी वेबसाइट्स हैं, जब कभी किसी का कोई भी डेटा, किसी का भी कोई न्यूड फोटोज या कोई भी तरीके का फोटोज अपलोड हो जाता है, तो टेक इट डाउन कर कर मेटा का एक इनिशिएटिव है जहां पर आप जाकर अपना एक नॉर्मल फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो मेटा का जो एआई है वो ये चेक करेगा कि ये कोई फोटो कहीं पर पोस्ट तो नहीं है, तो आप उसको डाउन करवा सकते हैं। इसके अलावा और जैसे मैं बोलूँगी, कोई भी क्यूआर अगर आपके पास आता है तो उसको डायरेक्टली स्कैन नहीं करिए। कभी भी कोई भी क्यूआर कोड आता है आपके पास, उसको स्कैन मत कीजिए। देख लीजिए कि वो एक ऑथराइज्ड वेबसाइट से या जिस भी पार्टी को आप जानते हैं वहीं से आ रहा हो, वरना उसको स्कैन गलती से भी मत कीजिए। क्योंकि कई बार साइबर क्रिमिनल्स के पीछे एक मैलिशियस लिंक हाइड कर देते हैं हमको, और हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि उसके पीछे क्या है, और उसके लिए तो कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है। अभी मैं बात करती हूँ कि अगर कभी भी आपके पास कोई लिंक आता है, आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं ना हमको कि ये लिंक पे क्लिक करिए आपको 20% ऑफ मिलेगा, ये लिंक पे क्लिक करिए आपको 80% ऑफ मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कितना डिस्काउंट मिल रहा है। अगर वो डिस्काउंट आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है और एक जगह पर आपको इतना ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो सबसे पहले शक कीजिए। शक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप शक नहीं करेंगे तब तक आप ग्रीड कर रहे हैं, तब तक आप लालच कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वो लिंक लेना है virustotal.com कर और भी ऐसी कई वेबसाइट्स हैं, उस पर जाना है, उस पर वो लिंक को अपलोड करना है। जैसे ही आप उस पर जाकर वो लिंक अपलोड करेंगे, वो आपको बताएगा कि उसके पीछे कोई मैलिशियस कंटेंट है कि नहीं है। मैं आपको इतना भी बोलूंगी, अगर कोई आपसे बोलता है कि आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए इंस्टाग्राम पर और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं और आपको दिखता है अरे ये तो इंस्टाग्राम का लॉगिन मांग रहा है, आप देखते हैं कि अरे सब कुछ सही है, यूआरएल भी सही है, सब कुछ सही है, फिर भी वो आपका इंस्टाग्राम का लॉगिन मांग रहा है। तो इंस्टाग्राम तो आपके फोन में भी इंस्टॉल था ना, उस पर जाकर क्यों नहीं खुला, वो एक वेबसाइट पर जाकर क्यों खुला? तो सबसे पहले शक कीजिए, आपको शक करना बहुत जरूरी है। फिर वो लिंक लीजिए और उस लिंक को जाकर virustotal.com जो वेबसाइट है उस पर जाकर उसको चेक कीजिए। अगर उसमें आपको लगता है कोई भी मैलिशियस कंटेंट है,
तो उस पर आपको नहीं जाना है, आपको उससे नहीं करना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम अपने एप्लीकेशन पर जाकर उस इंसान का नाम सर्च कर सकते हैं और फिर उसको आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो जब भी आपके पास कोई लिंक आता है तो आपको उस पे क्लिक नहीं करने का है। अभी आजकल बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमारे साथ डिजिटल फ्रॉड्स हो जाते हैं, हमारा पैसा डूब जाता है। हम साइबर क्रिमिनल्स हमारे अकाउंट से पैसा ले लेते हैं। तो आप लोगों को पता नहीं है कि उस सिचुएशन में क्या करना है अगर, तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक केस आया था जिसमें जो हमारा क्लाइंट था वो इंडिया में ही था। वो तो 3-4 हफ्ते से कहीं गया ही नहीं इंडिया से बाहर। अभी यूएस में कहीं से उसके पास एक नोटिफ़िकेशन आता है कि उसके पास से 30,000 रुपए कटा है उसके अकाउंट से। तो उसने ना कोई ओटीपी शेयर करा, फिर भी उसके पास से ऐसा कट गया है उसके अकाउंट से। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने बैंक प्रोवाइडर्स के पास जाकर अपना इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस बंद करवाइए। क्योंकि ओटीपी हमारे भारत की ज़रूरत है। हमारे आरबीआई गाइडलाइंस में ये लिखा है कि हमको ओटीपी देना रहेगा। बट अगर हम कभी भी बाहर से कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो वहाँ पर हमको ओटीपी देने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हम में से कितने लोग शॉपिंग करने जाते हैं और वहाँ पर अपना कार्ड दे देते हैं उन लोगों को देखने के लिए कि ठीक है, आप हमारे कार्ड से ट्रांज़ैक्शन कर दीजिए। हमारा तो टैपिंग वाला कार्ड है, आप एक टैप कीजिए और ट्रांज़ैक्शन कर दीजिए। बट क्या हम नोटिस करते हैं कि वो हमारे कार्ड का फ़ोटो तो नहीं ले रहा है या वो हमारे कार्ड को कहीं स्कैन तो नहीं कर रहा है। अभी क्लाइंट के साथ हुआ क्या था कि वो जो कार्ड था, कार्ड नंबर उनके पास चला गया, सीवीवी नंबर उनके पास चला गया, नेम उनके पास चला गया, एक्सपायरी डेट उनके पास चला गया। तो वो यूएस जाकर एक लैपटॉप खरीदते हैं, एक लैपटॉप की खरीदारी करते हैं, जिससे पैसा इंडिया से कटता है, पैसा हमारे क्लाइंट का कटता है। तो अगर आपके साथ भी इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने बैंक को कॉल कीजिए और बोलिए ये एक अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है, और एक ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट फॉर्म कर एक फॉर्म आता है, आप उसको फिल कर सकते हैं। और हाँ, आरबीआई के अंदर एक नोटिफिकेशन है ज़ीरो लायबिलिटी कर, तो वो क्या बोलती है, अगर आप 3 दिन में कोई भी मतलब 3 दिन में आप कोई भी कंप्लेन फाइल करते हैं डिजिटल फ्रॉड्स को लेकर, कोई भी आपके साथ ऑनलाइन में डिजिटल फ्रॉड होता है, तो आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। बट शर्त है कि आप उन 3 दिनों में बहुत ही अच्छे से जल्द उस पर स्टेप्स लें। सबसे पहले आपको बैंक पे एक ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट फॉर्म अपलोड करना है, जिसमें आपको स्क्रीनशॉट्स लगाना रहेगा, स्क्रीनशॉट बैंक को प्रोवाइड करना रहेगा कि मेरे साथ ये ट्रांजैक्शन हुआ है, मैं तो यूएस गया ही नहीं हूँ, तब भी मेरे अकाउंट से पैसा चला गया है। और इस अकाउंट में आपके पास, जब भी आपका कोई बैंक ट्रांजैक्शन होता है, आपके पास एक अकाउंट नंबर आता है, आपके पास नाम आता है उस पर्सन का कि कहाँ पे आपका पैसा गया है, तो वो आप उनको प्रोवाइड करवाइए। और ये करने के बाद तुरंत आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं। अभी जैसे ही आप 1930 पे कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नंबर है, उनका सारे बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन है कि जैसे ही कोई भी कॉल करता है तो वो बैंक अकाउंट फ्रीज करते हैं सबसे पहले। तो इससे आपको एक एक रेमेडी आपके लिए चल जाएगी। आप उसके अलावा cybercrime.gov.in पर भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, और वो बोलते हैं कि हम आपको लाइक विद इन 10 डेज आपके पास आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो सबसे पहले आप बैंक को इन्फॉर्म करिए। और अगर आपके साथ कोई भी यूपीआई आईडी के थ्रू कोई भी फ्रॉड होता है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप बैंक को तो इन्फॉर्म करिए ही करिए, साथ ही साथ एनपीसीआई का भी एक ग्रीवेंस रेड्रेसल होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, जिनका यूपीआई एक प्रोडक्ट है, तो आप वहां पर भी कॉल कर उनको भी ग्रीवेंस रेड्रेसल पे अपना कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो वहां से भी आपको कोई ना कोई इजाद मिल सकता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इन केस बैंक और एनपीसीआई कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता है तो आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन कर भी आरबीआई का एक ग्रीवेंस रेड्रेसल है, जहां पर आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली। वहां से डेफिनेटली आपके पास आपका पैसा वापस आ जाएगा, बस शर्त है कि आपकी कोई गलती ना हो। आजकल हो क्या रहा है ना, मैंने जैसा कि आपको बोला कि साइबर क्राइम एक पैंडेमिक बन गया है, वो सिर्फ एक
क्राइम, वो सिर्फ एक ऑफेंस नहीं है। तो होता क्या है, अगर सपोज कीजिए आप नई नई गाड़ी चलाना सीखे हैं, जब आप एक नई गाड़ी चलाते हैं और आप उससे एक एक्सीडेंट कर देते हैं, तो आपकी फैमिली में कोई आपको ये नहीं बोलेगा दोबारा से गाड़ी मत चलाओ। क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपसे बोल दिया है कि दोबारा से गाड़ी मत चलाओ, आप फिर से 2-3 दिन के बाद गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे और लोग आपकी फैमिली में ये भूल भी जाएंगे कि आपसे कभी कोई एक्सीडेंट हुआ था। पर जब एक बार आप साइबर क्राइम का शिकार बन जाते हैं, जब एक बार आपने एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, आप अपनी बेटी की शादी के लिए तो सेविंग कर रहे थे, आप पिछले कई समय से सेविंग्स कर रहे हो और आपने अपने सारे रिश्तेदारों को बता रखा है, अरे मेरे पास तो 4 करोड़ रुपए आने वाला है। हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिनका 4-4 करोड़ का जिनके साथ उन्होंने तो सोचा कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा है। एक क्लाइंट की तो मैं आपको बात बताती हूँ, उन्होंने पहले खुद से इन्वेस्ट करा, फिर उन्होंने अपनी बेटी से इन्वेस्ट करवाया, फिर उन्होंने अपने बेटे से इन्वेस्ट करवाया, फिर उन्होंने अपनी वाइफ से इन्वेस्ट करवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने अपने जमाई से इन्वेस्ट करवाया और फिर उनको कुछ समय के बाद पता चलता है कि उनका तो सारा पैसा डूब गया। वो तो जहाँ जो जिस ऐप में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो ऐप ही ऑथराइज्ड ऐप नहीं था। वो ऐप तो एक साइबर फ्रॉडस्टर का ऐप था। तो वो आपको किस तरीके के किस तरीके का लालच देते हैं। वो आपको देते हैं कि आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, आपको मार्केट में सिर्फ 7%, 10%, 15% मिल रहा है, मैं आपको 1 महीने में 60% रिटर्न दूंगा। तो क्या इतना पॉसिबल है क्या? कहीं पर भी इतना लालच नहीं करने का ना आप लोगों को। तो इस तरीके के फ्रॉड से बचिए। और जो ट्रॉमा है ना, वो ट्रॉमा बहुत ही गंदा ट्रॉमा होता है। आप कभी भी अगर इस तरीके के फ्रॉड्स में बच जाते हो, तो कभी भी आपकी उतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप दोबारा से उस पर इन्वेस्ट कर पाओ। आप शायद कोई ऑथराइज्ड अगर आप ग्रो या किसी भी अच्छे ऐप से शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी उसमें भी आपको डर लगेगा, उसमें भी आपको ताने पड़ सकते हैं आपके घर वालों से कि तूने पहले भी इन्वेस्ट करा था, आपने पहले भी इन्वेस्ट करा था। तो उन सब चीज़ों से बचिए। और साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वो हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। अभी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, ये हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं। तो फॉर एग्जांपल वो सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। आजकल एक और बड़ी अच्छी सी चीज़ चल रही है, आपके पास एक अननोन नंबर से कॉल आएगा। अभी वो एक IVR कॉल होगा, ठीक है? तो उसका जो नंबर है, वो एक एल्गोरिदम पे चल रहा होगा। आप जैसे ही वो कॉल उठाएंगे, बस उतने में ही आपकी डिटेल्स साइबर क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाएंगी। आपका डिवाइस का एक्सेस साइबर क्रिमिनल के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि वो एक नंबर नहीं है जिससे आपको कॉल आ रहा है, वो एक एल्गोरिदम है जो जनरेट करा गया है सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल का एक्सेस लेने के लिए। इसी के साथ मैं आप सबका अलविदा लेना चाहूँगी। आई होप इस टॉक में मेजरली सारे पॉइंट्स कवर हो गए हों। और अगर आपका कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको एड्रेस कर सकते हैं। एंड मैं जोश टॉक्स आशा का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पर आकर अपनी बातें प्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।